जरा सोचिए एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी के बारे में, जिसमें लाखों किताबें तो हैं, पर सब बिखरी पड़ी हैं। कोई सिस्टम नहीं, कोई ऑर्डर नहीं। कुछ ऐसी ही हालत थी हमारी धरती पर जीवन की। लाखों प्रजातियों के साथ इस बायोलॉजिकल केओस को एक सिस्टम में लाना साइंस की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक रहा है। तो सवाल यही उठता है कि साइंटिस्ट्स ने इस धरती पर मौजूद लाखों स्पीशीज के बीच आखिर एक सिस्टम बनाया कैसे? चलिए इस बायोलॉजिकल डिटेक्टिव स्टोरी में थोड़ा और अंदर चलते हैं और पता लगाते हैं। देखिए, ये सफर काफी लंबा रहा है। इसकी शुरुआत हुई थी 4th सेंचुरी ईसा पूर्व में एरिस्टोटल के साथ। फिर 1700 के दशक में लिनियस ने 2 किंगडम सिस्टम की नींव रखी और आखिर में 1969 में आर.एच. व्हिटेकर ने 5 किंगडम सॉल्यूशन पेश किया, जिसने सब कुछ बदल दिया। तो चलिए कहानी की शुरुआत से शुरू करते हैं, यानी जिंदगी को क्लासिफाई करने की सबसे शुरुआती कोशिशों से। ये पहले कदम थे, बहुत सिंपल लेकिन बहुत जरूरी। हमारे पहले डिटेक्टिव थे एरिस्टोटल। उन्होंने बस उन सुरागों का इस्तेमाल किया जो आंखों से दिखते थे। उन्होंने प्लांट्स को उनके साइज के हिसाब से पेड़, झाड़ियां और जड़ी बूटियों में बांट दिया, और जानवरों को उन्हें इस बेसिस पर ग्रुप किया कि उनके खून का रंग लाल है या नहीं। उस जमाने के हिसाब से ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल तरीका था। इसके बाद आए लिनियस और उनकी 2 किंगडम सिस्टम, तो जैसे स्टैंडर्ड ही बन गई। उनके सिस्टम के हिसाब से दुनिया में हर जीव या तो एक पौधा था यानी प्लांटे, या फिर एक जानवर यानी एनिमेलिया। सिंपल और समझने में आसान। लेकिन फिर कहानी में एक ट्विस्ट आया। जैसे जैसे माइक्रोस्कोप जैसी नई टेक्नोलॉजी आई, रहस्य और गहराने लगा। ये जो 2 किंगडम सिस्टम था, वो कई बायोलॉजिकल पहेलियों का जवाब देने में फेल हो रहा था। यहाँ वो अजीब सस्पेक्ट्स हैं जो प्लांट और एनिमल वाले सिंपल रूल को तोड़ रहे थे, जैसे कि फंगी जो फोटोसिंथेसिस तो करते नहीं। फिर थे बैक्टीरिया जिनका सेल स्ट्रक्चर ही एकदम अलग था, और अमीबा जैसे सिंगल सेल वाले जीव। ये बेचारे किसी भी कैटेगरी में फिट ही नहीं हो रहे थे। तो आखिर दिक्कत क्या थी? देखिए, 2 किंगडम सिस्टम ने हर उस जीव को प्लांट मान लिया जिसमें सेल वॉल थी, लेकिन इसने प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के बीच के भारी फर्क को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। मतलब सिंपल सेल्स और कॉम्प्लेक्स सेल्स के बीच का अंतर। इसने सिंगल सेल और मल्टी सेल वाले जीवन के फर्क को भी नहीं समझा, और ना ही ऑटोट्रॉफ्स और हेटेरोट्रॉफ्स के बीच के अंतर को। और यहीं पर एंट्री होती है हमारे हीरो आर.एच. व्हिटेकर की, जिन्होंने आकर इस पूरी गुत्थी को सुलझा दिया। साल 1969 में व्हिटेकर ने एक बिल्कुल नया, एक रेवोल्यूशनरी सिस्टम प्रपोज किया। उन्होंने कहा कि सिर्फ बाहर से नहीं, हमें और गहराई में जाकर देखना होगा। उन्होंने सेल का स्ट्रक्चर कैसा है, वो अपना खाना कैसे बनाते हैं और उनकी बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, इन जैसे ज्यादा जरूरी क्राइटेरिया पर ध्यान दिया। और ये रही व्हिटेकर की कमाल की सोच। इस टेबल में सबसे पहले सेल टाइप वाला कॉलम देखिए। व्हिटेकर ने सारे प्रोकैरियोटिक जीवों को उठाकर एक नए किंगडम मोनेरा में डाल दिया। बैक्टीरिया वाली प्रॉब्लम सॉल्व्ड। फिर खाने का तरीका, प्लांटे अपना खाना खुद बनाते हैं, जबकि फंगी और एनिमेलिया दूसरों पर डिपेंड करते हैं। और सबसे जरूरी सेल वॉल का स्ट्रक्चर। फंगी में काइटिन होता है, पौधों में सेल्यूलोज। इन क्राइटेरिया ने बायोलॉजिकल वर्ल्ड को बहुत ही खूबसूरती से ऑर्गेनाइज कर दिया। तो अब जब सोल्यूशन हमारे सामने है, तो चलिए सबूतों की जांच करते हैं। इन नए किंगडम्स का एक छोटा सा टूर करते हैं, ये देखने के लिए कि ये सिस्टम असल में काम कैसे करता है। शुरुआत करते हैं किंगडम मोनेरा से। ये है माइक्रोस्कोपिक दुनिया के पायनियर्स। इस किंगडम में सारे के सारे प्रोकैरियोटिक जीव आते हैं, और इसमें मेनली बैक्टीरिया शामिल हैं। आपको पता है, बैक्टीरिया इस धरती पर सबसे ज्यादा पाए जाने वाले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। मतलब ये लगभग हर जगह हैं, खौलते हुए पानी के झरनों से लेकर गहरे समंदर की गहराइयों तक। और उनकी मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी, वो तो किसी भी दूसरे किंगडम से कहीं ज्यादा है। इसका मतलब ये हुआ कि वो एनर्जी पाने और जिंदा रहने के लिए किसी भी दूसरे ग्रुप से कहीं ज्यादा तरीके इस्तेमाल करते हैं। अब आता है किंगडम प्रोटिस्टा। यह है सिंगल सेल वाले यूकैरियोट्स। ये एक बहुत ही डाइवर्स ग्रुप है जो प्लांट्स, एनिमल्स और फंगी के बीच एक लिंक की तरह काम करता है। सच कहें तो इसकी बाउंड्रीज बहुत क्लियर नहीं है, इसलिए इसे एक तरह का कैच ऑल किंगडम भी कह सकते हैं, जहां बाकी बचे हुए जीवों को रखा गया है। ज्यादातर प्रोटिस्टा पानी में रहते हैं। इसमें डायटम्स जैसे प्रोड्यूसर्स भी आते हैं जो समंदर के फूड वेब का बेस बनाते हैं। और हाँ, कुछ तो जैसे डाइनोफ्लैजिलेट्स रेड टाइड भी पैदा कर सकते हैं,
जो समुद्री जीवन के लिए काफी जहरीला हो सकता है। अब चलते हैं किंगडम फंगी पर, यानी महान डीकंपोजर्स की दुनिया में। ये हेटेरोट्रॉफिक जीवों का एक किंगडम है और इनकी खास बात यह है कि इनकी सेल वॉल काइटिन से बनी होती है, पौधों की तरह सेल्यूलोज से नहीं। और यही सबसे बड़ा फर्क है। इसमें यीस्ट, मोल्ड्स, मशरूम सब आते हैं। ये हमारे इकोसिस्टम में न्यूट्रिएंट्स को रिसाइकल करने वाले बहुत जरूरी डीकंपोजर्स हैं। एक तरफ जहां पेनिसिलियम जैसी फंगी हमें एंटीबायोटिक्स देती है, वहीं दूसरी तरफ कुछ फंगी जैसे व्हीट रस्ट फसलों में बीमारी पैदा करके उन्हें बर्बाद भी कर देती हैं। लेकिन साइंस की कहानी कभी खत्म नहीं होती। अब कुछ ऐसे अनसुलझे केसेस देखते हैं जो क्लासिफिकेशन के किनारे पर खड़े हैं, जो आज भी वैज्ञानिकों के लिए एक पहेली है। विटिका का सिस्टम बहुत जबरदस्त है, इसमें कोई शक नहीं, पर कुछ चीजें हैं जो कहीं भी फिट नहीं होती। क्यों? क्योंकि वो जिंदा होने की परिभाषा को ही चैलेंज करती हैं। और विटिकर ने इन नॉन सेल्यूलर जीवों को अपने 5 किंगडम्स में जगह नहीं दी थी। मिसाल के तौर पर वायरस को ही ले लीजिए। ये असल में सेल्स है ही नहीं, बस एक प्रोटीन के खोल में जेनेटिक मटेरियल, डीएनए या आरएनए। जब तक ये किसी होस्ट सेल के बाहर है तब तो एकदम बेजान है, एक क्रिस्टल की तरह। और वायरॉइड्स तो इनसे भी एक कदम आगे हैं। सोचिए, सिर्फ आरएनए का एक टुकड़ा जिसके ऊपर प्रोटीन का कोट तक नहीं है। वायरस नॉन सेल्यूलर जीव हैं जिनकी खासियत यह है कि किसी लिविंग सेल के बाहर उनकी बनावट एक बेजान क्रिस्टल जैसी होती है। तो सवाल फिर वही आकर खड़ा हो जाता है, क्या हम वायरस को लिविंग कहेंगे या नॉन लिविंग? तो ये हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। अगर लिविंग और नॉन लिविंग के बीच की लाइन ही इतनी धुंधली है, तो सोचिए जीवन के और कितने ही ऐसे राज होंगे जो क्लासिफाई होने का इंतजार कर रहे हैं। ये खोज अभी जारी है।